हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 फरवरी और आज आरआरबी जेई का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों में डर था कि भाई क्या एग्जाम पैटर्न है वो बदल गया है कि बेटा जिस तरीके से पिछली बार आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, मैथ्स में जितने क्वेश्चंस थे उतने ही आए हैं, रीजनिंग में उतने आए हैं, साइंस में बात करें तो 30 में से 30 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिले हैं। साइंस के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात, जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड आ रहे हैं, याद रखना। और दूसरी बात, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो 30 ही क्वेश्चन पूछा जाना था और 30 ही क्वेश्चंस आए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आए हैं बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। अभी मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, आप खुद बता दोगे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पैटर्न पे ही उतने ही नंबर आ रहे हैं, यानी 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि मैम क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा सार बताती हूं ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में बच्चे इनको अच्छे से दिख ले और याद कर ले कि इसी से मिलते जुलते हुए क्वेश्चंस आगे आने वाली शिफ्ट में आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम पूछा था। आपको पता है कि हमारी सेल्स के अंदर कुछ मेम्ब्रेन का जाल होता है जिसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सरफेस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो ये प्रोटीन नहीं बना सकती है। तो ये किसका काम करती है? ये वसा के संश्लेषण में, ये लिपिड्स के संश्लेषण में काम आती है। तो यहां पर क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा था कि भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां होती है, मैं आगे आने वाली शिफ्ट को बता रही हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है। 100 से ज्यादा बार बैचेस में पढ़ा चुकी हूं और जब भी पढ़ाती हूं तो इसको इंपॉर्टेंट डलवाती हूं, स्टार डलवाती हूं कि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और आपके सामने है, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया इससे, तो याद कर लेना। अगला है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। कोई भी एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर क्या करता है? डिफाइन करता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? तो जेड। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? किसी भी तत्व के जो न्यूक्लियस नाभिक होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर वो एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बार पढ़ा चुकी हूं, कोई नई चीज नहीं है। आगे आने वाली शिफ्ट में एटॉमिक मास पूछा जा सकता है, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान पूछा जा सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। और एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ पी प्लस एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ को आप एटॉमिक मास कहते हैं। आगे आने वाली शिफ्ट में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख के जाना। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद करना है। वॉशिंग सोडा से पूछा है क्वेश्चन था कि भाई कौन सा एक काम है, कौन सा एक पॉइंट है जो वॉशिंग सोडा के बारे में सही है। तो बेटा वॉशिंग सोडा के बारे में कितनी बार पढ़ा चुकी हूं कि वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है? डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेटेड, डेका का मतलब है 10, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, और सोडियम कार्बोनेट ये होता है वॉशिंग सोडा। कहां काम आता है मुझे ये बता दो। मैम ये काम आता है वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए, पानी की जो कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए हम वॉशिंग सोडा काम में लेते हैं। और कितनी बार पढ़ा है, ये नेचर से कैसा होता है? बेसिक होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि इसकी पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है। और मैंने कहा था जब भी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछे तो ऑप्शन वो चूज करना जिसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि भाई वॉशिंग सोडा है, उसका कौन सा एक ऑप्शन है वो गलत है या सही है, ऐसा है। तो आपको पूरा डिटेल में याद कर लेना है वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है जी मैम, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? अगला पूछा देखो, RER का फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ऐसी रेटिकुलम जिसके सरफेस एरिया पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी राइबोसोम पाए जाते हैं।
तो जहां पे राइबोसोम्स होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर, उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में देखने को मिले हैं। अगला पूछा है कार्बन का कौन सा एक आइसोटोप है जो स्टेबल है, जो स्थायी है। तो मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया था कि हम जब आइसोटोप्स की बात करते हैं तो हम कार्बन की 2 आइसोटोप्स पढ़ते हैं, एक C12 एक C14। मैंने कहा था ये वाला जो है ये एक रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटोप है, ये वाला स्थायी है। ये क्या है, स्थायी है, जबकि ये वाला अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता रहता है, अपने आप टूटता रहता है ना। तो ये चीज कितने अच्छे से आपको मैंने बैचेस में पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे भी पढ़ा रखी है। तो आपको करके आना था कार्बन 12 C12 स्टेबल है, C14 के मुकाबले में C12 इज मोर स्टेबल आइसोटोप, समस्थानिक। अब आगे आने वाली शिफ्ट में आइसोटोप्स पूरे याद कर लेना। फास्फोरस 32 का क्या काम है, सोडियम 24 का क्या काम है, कोबाल्ट 60 का क्या काम है ना। सारे आइसोटोप्स आप याद कर लेना। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप याद कर लेना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, पक्का क्वेश्चन आएगा। अगला पूछा था, कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जब आप 2 सॉल्यूशन को एक क्लोज्ड सिस्टम में मिक्स करते हैं तो उनके मॉलिक्यूलर मास पर क्या फर्क पड़ता है। बेटा आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान का संरक्षण नियम कि जब हम एक क्लोज्ड सिस्टम में 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया तो अगर सिस्टम क्लोज है तो ना पार्टिकल बाहर से अंदर आ सकते हैं ना अंदर से बाहर जा सकते हैं, तो उसका द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना द्रव्यमान उसका पहले था उतना ही बाद में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे करना था। ये क्वेश्चन था द्रव्यमान के संरक्षण नियम से, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से क्वेश्चन था। टोटल मास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन था कम होगा, ज्यादा होगा, नहीं बदलेगा, बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, आंसर होगा नहीं बदलेगा। अगला जो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, वो पूछा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कितने अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, आगे आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, किसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें डबल होता है, किसमें ट्रिपल होता है। कौन से हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वो पूरी तरीके से जलते हैं और किस लाइट के साथ जलते हैं, यानी कि जो ज्वाला निकलती है वो कौन से कलर की होती है, पीली होगी कि नीली होगी। कौन से हाइड्रोकार्बन्स को जलाएंगे तो पीली निकलेगी, कौन से को जलाएंगे तो नीली निकलेगी। ये सारा आप अच्छे से पढ़ जाना, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करके जाना। 2 क्वेश्चन पक्का हाइड्रोकार्बन से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन था कि NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे क्या जाता है, एनोड पे क्या जाता है। ये ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। तो ये मैंने कितनी बार आपको करवाया है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, कैथोड एनोड वाला, इतनी बार प्रैक्टिस में करवाया यार इस क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट था बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन है, एग्जाम्पल पूछा था। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अभी ALP में भी आया था। मैंने कहा था ऐसे घटक जो अपने घरों से निकलने वाले वेस्ट हो गया, किचन का वेस्ट हो गया, या फिर अपने घरों से जो बहुत सारा वेस्ट निकलता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, डिग्रेड कर दे। और किसकी सहायता से होता है ये या तो किसी बैक्टीरिया या कोई आपका फंगस कवक कर सकता है, या कोई एबायोटिक घटक हो सकते हैं जैसे टेम्परेचर वगैरह, हीट वगैरह, ये सब काम में आते हैं। तो आपसे पूछा था कि कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, एग्जाम्पल दो। तो वहां पर आपको ऑप्शन में सही करके आना था जीवाणु प्लस कवक, जीवाणु प्लस फफूंद या कवक, बैक्टीरिया प्लस फंगी आपका ऑप्शन सही था, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के सब्सटेंसेस माने जाते हैं। ये दोनों क्या करवाते हैं, ये अपघटन करवाते हैं। ठीक है, अगला ब्लड प्रेशर से एक क्वेश्चन पूछा था। अब आप एग्जैक्ट, मुझे बच्चे ने नहीं बताया कि ब्लड प्रेशर से क्या क्वेश्चन था, लेकिन उसने कहा था मैम एक बीपी से क्वेश्चन देखने को मिला था। अब बीपी क्या होता है, ब्लड का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120/80 होना चाहिए। और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इसमें 120 का मतलब क्या है, 80 का मतलब क्या है, ये सब आप लिख लेना। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछिए ब्लड का प्रेशर ब्रेन का कौन सा हिस्सा रेगुलेट करता है, या ब्लड के प्रेशर को कौन से हार्मोन्स
रेगुलेट करते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आगे आने वाली शिफ्ट में आप करके आएंगे। एक क्वेश्चन आया है जाइलम से, जाइलम क्या करता है? तो जाइलम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जाइलम क्या करता है, नीचे से डाउनवर्ड जो मिट्टी के अंदर पानी होता है उस पानी को ऊपर लेके जाता है। मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उस पानी का जड़ें अवशोषण कर लेती हैं और बाद में जाइलम की सहायता से वो नीचे से ऊपर पहुंचता है। और मैंने बहुत बार करवाया है, जाइलम की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होती है। ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है, वो बाई डायरेक्शन होता है। तो ये डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था जाइलम में। शायद इसकी डायरेक्शन पूछी होगी कि भाई किस डायरेक्शन में काम करता है, एक में कैसे करता है, और जाइलम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो याद कर लेना। ऐसे ही फ्लोएम की डायरेक्शन पूछेगा तो फ्लोएम तो बाई डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा कि मीथेन का जब ऑक्सीजन की सहायता से कंप्लीट कंबस्टन होता है तो क्या बनता है? बेटा जब पूर्ण दहन होता है, मीथेन का दहन कौन करता है? ऑक्सीजन। इस मीथेन के पास जो हाइड्रोजन और कार्बन है इसका कंप्लीट कंबस्टन हो जाएगा तो यहां से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर वेपर, जल वाष्प बनेगा। जबकि इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, तब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। बहुत बार पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन। एक बात बताऊं, अगर आपने सीरियस तरीके से किसी बैच में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता या सिर्फ YouTube की प्रैक्टिस क्लास ही कर ली होती, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटता। इसी के साथ फिजिक्स से जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं, दो ही मिले हैं। एक फोर्स से क्वेश्चन आया था और दूसरा आया था अमीटर की रीडिंग जो है वो अचानक से बढ़ गई है, तो इसका कारण क्या है? शायद वहां पर ऑप्शन में होना चाहिए था आर कम हो गया, उसके रेजिस्टेंस कम हो गई, उसकी प्रतिरोधकता कम हो गई। मुझे लगता है यही ऑप्शन में होगा, या इसका उल्टा पुल्टा दिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, जिनका भी एग्जाम आगे आने वाली शिफ्ट में है, तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, प्लीज ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से लिख लो और इसी के इर्द गिर्द आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस आएंगे। बायोलॉजी बहुत ज्यादा आ रहा है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल एक आधा ही देखने को मिला है। बायोलॉजी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आप देख भी सकते हो बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा हैं यहाँ पर। और जो फिजिक्स है उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं जो आज की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं, ताकि आपको आगे आने वाली शिफ्ट में पता लगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्ट में है, बेटा बिल्कुल मत घबराओ। जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, बिल्कुल इजी लेवल की साइंस आ रही है। आप मुझे ये बताओ ना, मैंने आपसे इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगा का? नहीं। मैं तो मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी इसको, मैं तो इजी लेवल बोलूंगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं ये जेई में। जबकि बेटा जब ग्रुप डी की बात करते हैं तो इससे 20 गुना ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी का। आंसर की आने के बाद आपको पता भी लग गया होगा, है ना? तो मैंने जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, उन सारी सीरीज से ये सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके करवा रखे हैं आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आप देख लो मेरी लास्ट की 13 क्लास, कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर हो, तो एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है बेटा। तो अच्छे से पढ़ो, और ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपको ये आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन आ किस पार्ट से रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो जो मैंने बताया है वो प्लीज पढ़ के जाए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बस यही मेरा मकसद था आपको समझाना।